गुड इवनिंग टू ऑल। आपका हमारे चैनल में सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम मौसमी ओबीजी के एमसीक्यू सेशंस में थे और हमने 90 क्वेश्चंस तक निकाल चुके हैं। ठीक है, आज 90 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मैं यहाँ पर एक बीच में एक आपको खुशखबरी देना चाहूँगा कि इस बीच में हमने अपना जो है समर्पण नर्सिंग एकेडमी के नाम से एक ऐप क्रिएट किया है, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज पे नहीं करना है। आपको वहाँ पर आपको फ्री में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें रीड कर सकते हैं, और कुछ वहाँ पर फ्री टेस्ट भी आपको मिलेंगे और कुछ पेएबल भी मिलेंगे। आपको कुछ पेड कोर्स हैं जिनमें आपको पेड करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो आप डाउनलोड करके हमारे फ्री कंटेंट का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, हम आज स्टार्ट करते हैं अपने 92 नंबर से। ए क्लाइंट एट 8 वीक गेस्टेशन। एक पेशेंट है जो कि जिसका गेस्टेशन पीरियड जो है 8 वीक का है। रिपोर्ट हैविंग टू यूरिनेट मोर ऑफ्टन। मतलब वो हमें कंप्लेंट कर रहा है कि उस पेशेंट को दिक्कत क्या है कि उसे बार बार में जो है यूरिन पास आउट करने का जो है अर्ज हो रहा है, वो बार बार में यूरिन पास आउट कर रहा है, यूरिनेट कर रहा है। द नर्स एक्सप्लेन दैट यूरिनरी फ्रिक्वेंसी ऑफ्टन अकर बिकॉज ब्लैडर कैपेसिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज डिमिनिश्ड वाई। तो जो नर्स है वो एक्सप्लेन करती है, वो उसे समझा रही है कि भैया यूरिनरी जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब बार बार यूरिन जाने का जो फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो अक्सर क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान कम हो जाती है, क्योंकि अटोनी ऑफ द डेस्टोसोर मसल की जो हमारी डेस्टोसोर मसल्स होती हैं उनकी अटोनी हो जाती है उसके अंदर। मीन्स वो है उनमें टोनिसिटी नहीं रहती है। या कंप्रेशन बाय द इनलार्जिंग यूट्रस कि जो इनलार्ज यूट्रस है, जो हमारा यूट्रस है, जो होता कैसे है भैया कि ये आपका यूट्रस होता है, जैसे कि आपका ब्लैडर की बात करके चलो, ये ब्लैडर है जैसे आपका, और ब्लैडर के जस्ट ऊपर क्या हो रहा होता है, आपका यूट्रस हो रहा होता है। तो ये यूट्रस है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जो यूट्रस जो है वो बड़ा होता है, तो क्या वो प्रेशर डालता है? हाँ सर, वो भी प्रेशर डालता है, तो उसकी वजह से। या कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस कि जो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस हैं, क्या प्रेगनेंसी के अंदर वो किसी तरीके से डिमिनिश्ड हो रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, उस वजह से ये हो रहा है। या नैरोइंग ऑफ द यूरेट्रल एंट्रेंस एट द ट्राइगोन कि जो यूट्रस जो हमारा यूरेटर हैं, यूरेटर की जो एंट्रेंस है एट द ट्राइगोनल, मतलब कि जो ब्लैडर के अंदर ट्राइगोनल जो जंक्शन बनता है, वहां पर उसकी जो ओपनिंग है वो क्या नैरो हो चुकी है। तो प्रेगनेंसी में ऐसा क्यों होता है कि उसे बार बार जो है यूरिन पास आउट करने की अर्ज आती है, उसे बार बार में यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़ता है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है कि यूट्रस एंड ब्लैडर ऑक्यूपाई द पेल्विक कैविटी। मीन्स ये है कि आपका जो यूरेटर है, सॉरी, आपका जो यूट्रस है और जो आपका ब्लैडर है, दोनों के दोनों कहाँ हैं? तो आपकी पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। एंड लाई क्लोजली टुगेदर, और दोनों जो है आपने एक दूसरे के नजदीक प्रेजेंट है। एज द यूट्रस इनलार्ज, जैसे ही यूट्रस बड़ा होगा तो उसका जो प्रेशर है, क्योंकि मैंने बताया था कि एंटे फ्लैक्शन पोजीशन के अंदर हमारा यूट्रस प्रेजेंट होता है, और जब ये इस पर प्रेशर डालेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इट इम्पिंजेज ऑन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ब्लैडर एंड देयर बाय डिमिनिश द ब्लैडर कैपेसिटी। तो जिस जिस जगह पर जो ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर जब यूरिन कलेक्ट होता था तो यूरिन के जो ब्लैडर की जो साइज थी वो बढ़ती थी, और जो उसके लिए जो जगह थी वो किसने ऑक्यूपाई कर ली है? वो उस यूट्रस ने ऑक्यूपाई कर ली है, क्योंकि यूट्रस का जो साइज है वो बढ़ चुका है। अगर यूट्रस का साइज बढ़ चुका है और उसने उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो क्या उसे फुलफिल करने के लिए जितनी पहले जगह मिलती थी वो नहीं मिल पाती है। मीन्स ब्लैडर इतना अपनी जो कैपेसिटी थी उसे पूरी तरीके से फिल नहीं कर पाएगा, तो उसे कम उसकी कैपेसिटी हो चुकी है। तो कम कैपेसिटी की वजह से क्या होता है, उसे बार बार जो है यूरिन पास आउट करने की अर्ज होती है, उसे बार बार जो है यूरिन पास आउट करना पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपका ये था कि भैया उसे बार बार क्यों जाना है। नर्स समझा रही है कि क्यों ऐसा होता है कि उसके अंदर जो है उसकी जो डिमिनिश्ड हो जाती है उसकी कैपेसिटी ब्लैडर की। तो उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेशन होता है एनलार्जिंग यूट्रस की वजह से। तो और पहले ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन उसने दिया था कि एटोनी ऑफ द डेस्ट्रोसल मसल। तो यहां पर आपका आंसर में मिलेगा कि एटोनी डज नॉट कॉज फ्रीक्वेंसी। अगर एटोनी होगी, उसमें टोनिसिटी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। मोर लाइकली इट में लीड टू रिटेंशन, क्योंकि जब यूट्रस आपके ब्लैडर के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो एकदम बिल्कुल शिथिल पड़ जाएगा, तो शिथिल होने की वजह से उल्टा उसके अंदर जो है यूरिन रिटेन होगा, वो बाहर पास आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो यूरिन जो है पास आउट हो पाएगा, नहीं तो यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा। और सेकंड इसका आंसर है। थर्ड ऑप्शन आपका बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज ऑफ द ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस की ऑटोनोमिक जो रिफ्लेक्सेस हैं वो जो है डिमिनिश्ड हो गए,
नहीं, दिस विल लीड टू इनकॉन्टिनेंस रेदर देन फ्रीक्वेंसी। अगर किसी भी तरीके से आपके ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स जो हैं, आपके स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं, आपके कोई भी नर्व के रिफ्लेक्सेस हैं, अगर वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, मतलब ड्रिबलिंग होने लगेगी, वहां कंट्रोल नहीं रह पाएगा। क्योंकि हमारे अगर मैं बात करके चलूं तो स्पिंक्टर होते हैं, तो स्पिंक्टर पे कंट्रोल हट जाएगा और कंट्रोल हटने की वजह से यूरिन की ड्रिबलिंग होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ड्रिबलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। और यूरिन पास आउट करने के लिए, तो यूरिन पास आउट करने के लिए जो उसे बार बार जाना पड़ रहा है, तो क्यों जाना पड़ रहा है वो समझें। तो वो इसलिए जाना पड़ रहा है कि उसका जो है, जो हमारा इनलार्ज यूट्रस है, जो यूट्रस की जो साइज बढ़ चुकी है, उसका उस पर बार बार में क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से उसे जाना पड़ रहा है। ठीक है। और अगला जो है कि नैरोइंग ऑफ द यूरेट्रल एंट्रेंस एट द ट्राइगोन, तो फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है कि दिस इज एन अनलाइकली अकरेंस, ऐसा नहीं होता है प्रेगनेंसी से, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। द यूट्रस डज नॉट इम्पिंजेस ऑन दिस एरिया, तो यूट्रस इस एरिया पर मींस ब्लैडर वाले एरिया के जो ट्राइगोनल एरिया है उस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होता है। तो ये बात क्लियर होगी। आपके जो ऑप्शन हैं, चारों के चारों जो ऑप्शन हैं आपके क्लियर हो गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपका जो 2 नंबर आंसर है वो आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपका आता है 93। देखो, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है, एक सब्सक्राइब आपको करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। आप कमेंट बॉक्स में जाके हमारा जो है मनोबल बढ़ा सकते हैं, जिससे हम आपके लिए जल्दी से एक वीडियो लेके, नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो लेके आएँ। ठीक है। वाइल केयरिंग फॉर ए प्रेग्नेंट क्लाइंट, जब आप केयर करेंगे एक प्रेग्नेंट क्लाइंट के लिए एंड हर पार्टनर इन नर्स सस्पेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस, जब आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी केयर कर रहे हैं, तो आपने देखा कि उसके अंदर क्या बने हुए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आप उसे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उसके डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब घरेलू जो है उस पर कोई हिंसा हुई है, घरेलू हिंसा बोलते हैं। विच असेसमेंट सपोर्ट दिस सस्पिशन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, कि इनमें से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी, सपोर्ट करेंगी कि हाँ उसके अंदर वायलेंस हुआ है या नहीं हुआ है, कि वो महिला जो है किसी तरीके से प्रताड़ित हो रही है या नहीं हो रही, कैसे पता लगे। तो पहला ऑप्शन, वुमेन हैज़ इंजरीज टू द ब्रेस्ट एंड अब्डोमेन, कि जो महिला है उसके अंदर इंजरीज होंगी, कहाँ पर, उसके जो ब्रेस्ट है, अब्डोमेन है वहाँ पर। पार्टनर रिफ्यूज टू कम इनटू द एग्जामिनेशन रूम, जो उसका पार्टनर है वो एग्जामिनेशन रूम में आने से क्या कर देगा, पूरी तरीके से मना कर देगा कि भाई मैं मुझे नहीं आना। ठीक है। दूसरा आ सकता है कि पार्टनर आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड ऑफ द वुमेन, कि जो क्वेश्चन जो वुमेन से पूछे जा रहे हैं उनका आंसर पार्टनर कर रहा है। या वुमेन हैज़ विजिटेड द क्लिनिक सेवरल टाइम इन द लास्ट मंथ, कि जो वुमेन है वो बार बार में जो है हमारी क्लिनिक में आ रही है। या पार्टनर इज एक्सेसिवली अटेंटिव व्हाइल द हेल्थ हिस्ट्री इज बीइंग टेकन, कि जब हम हेल्थ हिस्ट्री टेकन कर रहे हैं तो जो उसका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव है। तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इंडिकेट कर रही हैं या सपोर्ट कर रही हैं कि उस पेशेंट के अंदर जो है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है वो या नहीं है, कैसे पता लगे हमें। देखते हैं भाई, इसका आंसर जो है 1, 3, 4 इसका आंसर होगा। पहले तो आंसर की बात करते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा। तो वुमेन हैज़ इंजरी टू द ब्रेस्ट एंड वुमेन पर होगी तो होगा। आंसर का क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा है वो, पूछ हम क्या रहे हैं, दैट आर वुमेन से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन और आंसर वो करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी हो सकता है। बार बार में महिला जो है हमारे यहाँ पे दिखाने आ रही है, तो हो सकता है उसे वायलेंस का शिकार हो सकती है, उसमें कोई इंजरीज हैं। तो देख लेते हैं भाई। 1 नंबर, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वेटरस, बैटर का मतलब मैंने बता चुका हूँ, जब एथिक्स पढ़ाए हैं तो बैटरी पढ़ाया है। बैटरी का मतलब होता है आप जब विदाउट कंसेंट किसी को टच करते हैं, यहाँ पे पीटना क्या होता है, बैटरी होता है। मे कंसंट्रेट देयर एंगर एट द प्रेगनेंसी इटसेल्फ एंड फोकस देयर असॉल्ट, तो उसका जो फोकस करेगा, असॉल्ट का फोकस करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी साहब। तो ये आप समझने की कोशिश करें। तो वहाँ पर असॉल्ट होगा, ब्रेस्ट है, बटक है, अब्डोमन है, इन पे उनके क्या मिल सकते हैं, निशान मिल सकते हैं, घाव मिल सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल इज ए प्राइमरी कंसर्न ऑफ द अब्यूजर, सो इट वुड बी हाईली अनलाइकली फॉर हिम टू लीव द क्लाइंट अलोन विद द केयर ऑफ द प्रोवाइडर। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अकेला छोड़ रहा है मीन्स उस पर उसको भरोसा है, उस पर ट्रस्ट है। जब जहाँ देखो भाई उसने पीटा होगा तो उसे अपने आप पे भरोसा नहीं रहेगा, अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं रहेगा। वो सोचेगा कि कहीं मैं बाहर जाऊं और ये इसको बता दे, तो वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि पार्टनर रिफ्यूज टू कम इनटू द एग्जामिनेशन रूम, कि अगर पार्टनर रिफ्यूज कर देता है कि मैं एग्जामिनेशन रूम में नहीं आना चाहूंगा, आप जो है एग्जामिनेशन कर लीजिए, तो ये कहीं सस्पिशियसनेस या हमारे किसी भी तरह की जो है किसी भी तरह का जो है शक पैदा नहीं करता है, क्योंकि हमें विश्वास हो गया है कि उसने ऐसा नहीं किया है। क्योंकि इससे कहीं सिद्ध नहीं होता है कि उसने ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है अपने पार्टनर पे। अगर भरोसा नहीं होता तो वो वहीं खड़ा रहता, वहाँ अटेंटिव रहता, पूरी तरीके से उसे मतलब समझ रहे हो मेरी बात। तो ये उसके लिए बेहतर नहीं है।
इट इज़ कॉमन फॉर अविजर टू कंट्रोल द कन्वर्सेशन बाय आंसरिंग फॉर द पेशेंट। तो पेशेंट से हम क्वेश्चन पूछेंगे और उनका आंसर वो करने की कोशिश करेगा, मतलब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये कोई जो है गलत आंसर ना कर दे, इस वजह से ये ऐसा कर सकता है। वुमेन हु आर वेटर आर एट रिस्क फॉर द स्ट्रेस इलनेस सच एज जीआई डिस्ट्रेस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, तो वो बार बार में सफर होगी, हेडेक वेडेक होगा, डिप्रेशन होगा, तो वो बार बार में हमारी क्लिनिक में दिखाने आ सकता है। दिस इज नॉट ए, अब ये जैसे कि 4th नंबर इसने कहा है, बट मैं कह सकता हूँ कि वो हो सकता है अटेंटिव व्हाइल द हेल्थ हिस्ट्री इज बीइंग टेकन। जब हेल्थ हिस्ट्री टेकन की जा रही है तो जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव है, तो ये भी इसका इंडिकेशन हो सकता है। बट इस तरीके से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ओनली मल्टीपल चॉइस में मीन्स आपको 1 आंसर करना होता है, आपसे मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मीन्स आपसे सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको एक आंसर करना होता है, वो आप इजीली छांट पाएंगे। तो इसका जो आंसर बेटर आंसर थे जो आपकी बुक के अनुसार जो दिए हुए थे वो 1, 3 और 4 दिए हुए थे, बट मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो आंसर है अगर मैं अपना आंसर करना चाहूँ तो इसमें 5th नंबर आंसर भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपका आता है ए क्लाइंट एट 10 वीक्स गेस्टेशन। मतलब एक पेशेंट है जो कि 10 वीक के गेस्टेशन पे है, ठीक है ना, 10 सप्ताह की उसके अंदर क्या है, प्रेगनेंसी है। कॉल द क्लिनिक एंड टेल ए नर्स दैट सी हैज़ मॉर्निंग सिकनेस। और वो कॉल करती है, कहाँ पर कॉल कर रही है, आपने क्लिनिक पे कॉल किया और उसने पूछी है कि भैया मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, कैन नॉट कंट्रोल इट, और मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, व्हाट शुड द नर्स सजेस्ट टू प्रमोट रिलीफ। तो नर्स जो है किस तरीके से उसे सजेस्ट करेगी कि इससे उसे रिलीफ मिल जाए। ईट ड्राई क्रैकर्स बिफोर अराइजिंग, कि जब वो खड़ी हो तो उसे ड्राई क्रैकर्स वगैरह कुछ खा लेना चाहिए मॉर्निंग में। इंक्रीज फैट इनटेक, देखो भाई फैट इनटेक तो वैसे भी हम नॉर्मल हेल्दी में भी इनटेक बढ़ाने के लिए नहीं बोलते, तो यहाँ चक्कर आने हैं तो उसे ये तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ड्रिंक हाई कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड एंड विथ मील्स, की मील के साथ में जो है ड्रिंक हाई कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड ज़्यादा लेना है मील के साथ में, ये हाँ बोल सकते थे, पर ना ज़्यादा मील के साथ में फ्लूइड नहीं लेते हैं। हैव 2 स्मॉल मील्स ए डे विथ स्नैक एट नून, कि आपको 2 स्मॉल मील्स लेनी है, तो 2 स्मॉल मील्स में कुछ नहीं होने वाला, तो आप समझ लें। नोजिया एंड वॉमिटिंग इन द मॉर्निंग अकर इन द ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज। आपको समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं, जब हम क्या बोलते हैं ना नॉर्मली जी मचलाना है, वॉमिटिंग होना है, ये सारे साइन इंडिकेट करते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गई है वो लेडी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के जो साइन है अगर मैं बातें करना चाहूँ तो आप समझने की कोशिश करें भैया कि ये तो होना है उसके अंदर, नोजिया और वोमिटिंग तो होना है उसके अंदर, तो इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही वो मॉर्निंग में खड़ी होगी तो उसे कुछ ड्राई क्रैकर्स वगैरह उसे ले लेना चाहिए, उसे कुछ खा लेना चाहिए, ठीक है। फैट नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर दिस इज नॉट सेपरेटिंग फ्लूइड फ्रॉम द सॉलिड एट मील टाइम इज मोर एडवाइजेबल। हम फ्लूइड तो देने की कोशिश करते हैं पर उसे सॉलिड जो मील टाइम ले रहा है उसके सामने नहीं लेना है, नहीं तो वो खाना कम खा पाएगी, वो पानी ज़्यादा पिएगी, तो इसलिए हम नॉर्मली अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ईटिंग 2 स्मॉल मील्स ए डे एंड स्नैक एट नून डज नॉट मीट द न्यूट्रिशन नीड, उसकी पूरी नहीं हो पाएगी, तो उसे कम से कम जो है सम वुमेन फाइंड दैट इसके अंदर ईटिंग 5 और 6 स्मॉल मील्स ओनली इंस्टेड ऑफ द 3 लार्ज वंस इज हेल्पफुल। अगर हम 3 जो है लार्ज मील्स लेते हैं तो उसकी तुलना में हमें कम से कम 6 जो है स्मॉल मील्स हमें लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे हमारी जो डिमांड है वो फिलफिल हो पाए। तो क्या आप समझ पाए इस क्वेश्चन का आंसर क्या पूछना चाह रहा है कि भैया मॉर्निंग सिकनेस अगर किसी फीमेल को होती है तो उसे क्या लेना चाहिए खाने में, तो उसे क्या लेना चाहिए भैया, ड्राई क्रैकर्स वगैरह उसे लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। What should a nurse suggest to a pregnant client that might help overcome the first trimester morning sickness? वही क्वेश्चन दोबारा से घुमा फिरा के पूछ लिया है कि भैया उसे मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसे हम क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, ओवरकम करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। ईट प्रोटीन बिफोर बेड टाइम, कि सोने से समय हमें प्रोटीन लेना चाहिए। टेक एन एंटी एसिड बिफोर ब्रेकफास्ट, ड्रिंक वाटर अंटिल द नोजिया सबसाइड, रिक्वेस्ट ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर एंटीमेटिक। तो आप समझ गए होंगे कि शाम को जो है आपको क्या लेना चाहिए। शाम को ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो क्योंकि वो प्रोटीन अगर बेड टाइम पे लेंगे तो वो हमारे डाइजेशन को कैसे कर देंगे, स्लो कर देंगे, तो वो मॉर्निंग में हमें हेल्पफुल करेगा। तो नोजिया वॉमिटिंग इन द अर्ली प्रेगनेंसी कैन बी रिलीव्ड विद ए स्मॉल स्नैक ऑफ प्रोटीन बिफोर बेड टाइम। जब हम सोने जाएं तो टू स्लो डाइजेशन स्लो हो जाएगा, तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो मॉर्निंग तक वो जो खाना है वो हमारा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बढ़िया आंसर हो सकता है। एंटा से जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आल्सो दिस विल नॉट हेल्प द मॉर्निंग सिकनेस में, हमारा एंटासिड किसी भी तरह के हेल्प नहीं करेंगे, एसिडिटी में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हमारे समझ में आना चाहिए कि भैया मॉर्निंग सिकनेस को हम 2 तरीके से, यहाँ पर 2 क्वेश्चन से हमारे 2 सिद्ध हुआ कि मॉर्निंग सिकनेस जो होती है उसे हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। एक तो मॉर्निंग में जब हम खड़े होंगे तो हमें क्या लेना चाहिए, ड्राई क्रैकर्स लेना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम सोते हैं तो जब बेड टाइम होता है तो बेड टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ जो है प्रोटीन वाली डाइट लेनी है।
प्रोटीन अगर लेंगे तो वो हमारे बेड टाइम पर, तो वो हमारे डाइजेशन को थोड़ा स्लो करेगा और वो हमारे हेल्पफुल करेगा मॉर्निंग सिकनेस को ओवरकम करने के लिए। तो ये आपका बेहतर आंसर हो सकता था। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट शुड ए नर्स इंक्लूड इन न्यूट्रिशन प्लानिंग फॉर ए न्यूली प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ एवरेज हाइट वेट 145 पाउंड। अब नॉर्मल वुमेन है तो उसे नॉर्मली कितना इंक्रीज कर देना चाहिए, तो ये तो बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। तो आपको पता ही है कि हमें नॉर्मली 300 कैलोरीज वगैरह हम जो है प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा देते हैं, तो जो आपको ज़्यादा लेनी है, ठीक है। तो ये हम नॉर्मल अच्छा क्वेश्चन था। एक क्लाइंट इज कंसर्न अबाउट गेनिंग वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक पेशेंट है, वो मतलब कंसर्न है उसका क्वेश्चन है कि कितना वेट वगैरह बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन इज द कॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो हम बता रहे हैं कि भैया लार्ज जो वेट गेन हो रहा है, सबसे ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, वो किस रीजन से हो रहा है? फीटल ग्रोथ की वजह से, फ्लूइड रिटेंशन से, मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन से, या इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम से। सबसे ज़्यादा फ्लूइड जो गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज 25 से 35 लैब ऑफ दिस द फीटस अकाउंट फॉर द 7 से 8 लैब। तो नॉर्मली जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के अंदर, उसकी बात करें तो सब 11 साढ़े 11 से लेके 15-16 केजी तक उसके अंदर वेट गेन हो जाता है, ठीक है। हमें पता है कि 1 केजी के अंदर 2.2 लैब होते हैं। 1 केजी के अंदर जो है 2.2 लैब्स होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना। अब हम बात करें कि इसके अंदर द फीटर अकाउंट फॉर 7 से 8 लैब, ठीक है। 25 में से 25 लैब की अगर बात करके चलूँ तो उसमें से 7-8 लैब जो होता है, मतलब पाउंड जो होता है, वो किससे बढ़ रहा होता है? बच्चे से बढ़ रहा होता है। अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ वेट गेन। तो वेट गेन का 30% जो है वो बच्चे की वजह से होता है। सेकेंड, फ्लूइड रिटेंशन अकाउंट फॉर अबाउट 20 से 25%। जो फ्लूइड की वजह से होता है वो कितना हो रहा है? 20 से 25% हो रहा होता है। मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन डू नॉट है। मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन से मतलब अगर मेटाबॉलिज्म में हमारा अगर अल्टरेड होता है तो उससे वेट गेन नहीं हो रहा है। और अगर मैं बात करके चलूँ, बहुत बढ़िया, तो आप इन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। इनको समझना भी है आपको। तो फ्लूइड रिटेंशन जो है वो 20 से 25% है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम जो है वो 12 से 16% है। तो आप समझ गए होंगे कि ज़्यादातर जो वेट गेन हमारा हो रहा है, तो हम इसमें ये समझ पाए कि इसमें जो 11 से 15 केजी की अगर बात करके चलूँ तो वेट गेन फीटस की वजह से ही हो रहा था। तो ज़्यादातर जो वेट गेन है हमारा वो फीटस की वजह से ही हो रहा है। उसके बाद दोबारा अगर कोई दूसरा कारण बात करना चाहूँ तो फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। और तीसरे अगर कारण की बात करके चलूँ तो वो क्या हो सकता है? आपका ब्लड वॉल्यूम हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जो आपके लिए क्या हो सकते हैं, माँ के अंदर जो वेट गेन का जो रीज़न है वो उसके कारण हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा रीज़न क्या हुआ उसमें? फीटस रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 99। आप क्वेश्चन का जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में जाके आंसर कीजिए और हम पता लगेगा कि कितने लोग जो हैं उसको आंसर को सही कर पा रहे हैं, ठीक है। ए क्लाइंट एट 7 वीक गेस्टेशन टेल ए नर्स इन द प्रीनेटल क्लिनिक दैट शी इज सिक एवरी मॉर्निंग विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग। देखो भैया, वो 7 वीक का गेस्टेशन है उसके अंदर, और वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि भैया उसके अंदर क्या हो रहा है, क्लिनिक पर आती है और वो बोल रही है कि सिक होता है उसे, एवरी मॉर्निंग में उसे सिकनेस आती है, फील होती है, वॉमिटिंग होता है, नोजिया होता है। दैट सी डज नॉट थिंक सी कैन टॉलरेट इट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। कि भैया मैं ऐसा फील नहीं कर पाऊंगी पूरी प्रेगनेंसी, इसे कैसे टॉलरेट कर पाऊंगी, मैं क्या टॉलरेट कर पाऊंगी, मैं सोचती हूँ कि ये नहीं कर पाऊंगी। द नर्स अश्योर हर दैट दिस इज ए कॉमन अकरेंस इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड विल प्रोबेबली डिसअपियर बाय द एंड ऑफ। कितने मंथ पे ये जो है डिसअपियर हो जाता है? ऐसी फीलिंग्स आना मोस्टली ये जो है 3 मंथ्स पे क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन मॉर्निंग सिकनेस सेल्डम परसिस्ट बियॉन्ड द थर्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। तो कभी कभार ही प्रेजेंट होती है थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद में, मोस्टली क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का जो रिलीज है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि बढ़िया आंसर जो है इसका कितना हो सकता है। तो इसका बढ़िया आंसर जो है 2 नंबर हो सकता है। 3 मंथ्स इसका बढ़िया आंसर हो सकता है। उसके थर्ड मंथ की बात करके चलें जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भैया ए प्रेग्नेंट वुमेन या क्लाइंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर ए पेल्विक एग्जामिनेशन, सी सेड दैट सी इज ऑलवेज टायर्ड एंड फील सिक टू हर स्टमक स्पेशली इन द मॉर्निंग, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स। तो हमें क्या बढ़िया आंसर करना है कि उसे क्या हो रहा है सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में उसे क्या होती है? टायर्डनेस की फीलिंग होती है, ठीक है। उसके अंदर स्टमक जो है उसको थोड़ा सिक सा लगता है, कमज़ोर लग रहा है। तो क्या करना चाहिए? टेल मी अबाउट हाउ यू फील द रेस्ट ऑफ डे, कि आपको जो पूरे दिन जो है उसके अलावा जो है कैसा फील होता है। या लेट डिस्कस वे टू रिसॉल्व दीज कॉमन प्रॉब्लम्स,
या परहैप्स यू शुड आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट इट, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दीज एस्पेक्ट। तो मतलब डिस्कस करना चाहिए कि कैसे हम उसको कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। दिस अलाउ द क्लाइंट टू डिस्कस हर फीलिंग एंड पार्टिसिपेट इन हर केयर। अगर उसी से पूछेंगे कि भैया आप कैसे कर सकते हैं, तो क्या खा सकते हैं, पी सकते हैं, उनके रिगार्डिंग अगर हम बातें करेंगे तो वो ईजिली तरीके से वो हमारी जो काम है उसमें इन्वॉल्व होंगे। आज बगल वाली बिल्डिंग है भाई, उसमें काम चल रहा है और बार बार में आवाज़ें कर रहे हैं ये लोग, ये मतलब अच्छे से पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप समझें, ज़्यादा टेंशन में लें, आज का हम क्लास ऑफ करने वाले हैं यहीं पर, ठीक है। तो दिस इज नॉट रिलेवेंट एट दिस टाइम, दिस क्लाइंट नीड हेल्प विद द अल्ट्रेशन दैट अकर इन द अर्ली प्रेगनेंसी, दिस कट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें कोई मतलब बड़ी वाली बात नहीं है, तो आपको तो यही समझना है कि इसका बढ़िया आंसर जो है सेकंड हो सकता है कि वो अगर वो हमारे डिस्कस में इन्वॉल्व हो रहा है वो तो वो बढ़िया हो सकता है, क्योंकि डिस्कस में अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो हमारे जो केयर प्लान होगा उसमें भी इन्वॉल्व होगा और बढ़िया से वो पेशेंट क्या कर पाएगा, केयर पे कर पाएगा, तो ये बढ़िया हो सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम क्लास यहीं ऑफ कर देते हैं।